एक नई बात के साथ, एक नए मौजू के साथ और एक नई सोच के साथ आपसे हो रही है मुलाकात आपकी अपनी चैनल जेकेज़ उर्दू क्लासेस में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की शानदार वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएँ, जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्ता आ पहुँचेगी। आज की बात पढ़ते हैं। सबसे पहले आज की बात क्या है? जब तक मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा मंजिल कितनी दूर है। कहा जाता है कि जब तक न इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच जाए तब तक हिम्मत से काम लेना पड़ता है, और हिम्मत के शहसवार जो होते हैं वही आगे बढ़ते जाते हैं। जिस तरह पहाड़ से निकलने वाली नदियां होती हैं, वो बगैर पूछे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रहती हैं, बिल आखिर वो एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाती हैं। इसी तरह एक इंसान को भी हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, और आप लोगों को भी हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना ही होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि रास्ते में बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, दरपेश आ जाती हैं बहुत सारी मुश्किलात, लेकिन इन मुश्किलात से हमने मुकाबला करना पड़ता है दलेरी और बहादुरी से, और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना ही होगा और अपनी मंजिल को हमने पाना ही होगा। ये थी आज की बेहतरीन बात। जाते हैं अपने मौजू पर। आज का मौजू है मज़मून नवीसी। मज़मून नवीसी को हम इंग्लिश में एसे राइटिंग कहते हैं। ये आप बिल्कुल बखूबी जानते होंगे। एसे राइटिंग हम कहते हैं मज़मून नवीसी को इंग्लिश में। सबसे पहले हम देखते हैं मज़मून नवीसी की तारीफ़। मज़मून नवीसी क्या होती हैं? कहते हैं मज़मून नवीसी या मज़मून निगारी उर्दू अदब की एक नसरी सिनफ है। उर्दू अदब की एक नसरी सिनफ है मज़मून निगारी, जिसे हम इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। ऐसे राइटिंग को हम उर्दू में मज़मून निगारी कहते हैं और इंग्लिश में हम कहते हैं इसे ऐसे राइटिंग, और जिसके तहत किसी भी तरह के अनवान पर मालूमात इकट्ठा करते हुए तहरीरी शक्ल दी जाती हैं। फ़र्ज़ करो हमने कोई अनवान उठाया, उस अनवान से मुतअल्लिक़ हम मालूमात जमा करते हैं, और मालूमात जमा करने के बाद हम उनको एक सीक्वेंस में, एक तरतीब के साथ उनको एक तहरीरी शक्ल देते हैं। एक तहरीरी शक्ल में हम उस अनवान को लिखते हैं। जब हम एक अनवान को एक तहरीरी सूरत देते हैं, एक तरतीब से तहरीरी सूरत देते हैं, तब हम इसे मज़मून कह सकते हैं। आगे देखते हैं और क्या कहा जाता है मज़मून के बारे में। दूसरा जो इसका कॉन्सेप्ट है मज़मून निगारी का, वो क्या है? किसी मौजू पर ख़यालात को रबत देकर और मुसलसल अंदाज में इस तरह बयान करना कि पढ़ने वाला इसको पढ़कर मुकम्मल मालूमात हासिल करे। जब हम कोई मौजू उठाते हैं, कोई टॉपिक उठाते हैं, उस टॉपिक पर हम मालूमात इकट्ठा करते हैं, उस टॉपिक पर हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं, फिर हम उस नॉलेज को एक सीक्वेंस देते हैं, सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यानी जब से वो टॉपिक शुरू होता है और जब तक वो ख़त्म हो जाएगा, एक सीक्वेंस होती है। जब हम एक सीक्वेंस देते हैं और इस सीक्वेंस के बाद हम उसको एक तहरीरी सूरत देते हैं, तहरीरी सूरत के बाद जब कोई पढ़ने वाला होता है तो उसकी मालूमात में इजाफ़ा होता है। फ़र्ज़ करो हमने साइंस की बरकतें पढ़नी है, साइंस पर हमने एक नोट लिखना है। सबसे पहले हम देखते हैं साइंस कब ईजाद हुई, या साइंस के बारे में मालूमात, साइंस क्या चीज़ है। उसके बाद देखते हैं साइंस ने हमें कौन कौन सी चीज़ें दी। उसके बाद आज साइंस क्या क्या काम कर रहे हैं, और उसके बाद हम कंक्लूड कर रहे हैं अपने टॉपिक को। इसे कहते हैं हमने साइंस पर मालूमात जमा की, और जमा करके हमने उसको एक तरतीब देकर सही तरतीब में लिखा, और उस तरतीब को लिखने के बाद जब हम पढ़ते हैं और हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है, हमारी मालूमात में इजाफ़ा हो रहा है, और ऐसी तहरीरी सूरत को हम मज़मून कहते हैं। अब कहते हैं जो इसकी शुरुआत, मज़मून निगारी की शुरुआत दिल्ली कॉलेज से शुरू हुई थी, और सर सैयद अहमद ख़ान ने इसकी बाज़ाबिता शुरुआत करी थी। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या किया? सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं, सर सैयद अहमद ख़ान ने इसकी 3 शराइत को अहम और ज़रूरी करार दिया है। सर सैयद अहमद ख़ान ने कुछ बातें बताई हैं जो मज़मून निगारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक एक करके पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं।
पहली बात क्या है, सर सैयद अहमद खान के मुताबिक मजमून का अंदाज़ पेशकश सादा हो। यानी जब हम मजमून पेश कर रहे हैं, जब हम तहरीरी सूरत दे रहे हैं एक मजमून को, वो बिल्कुल सादा होना चाहिए, सादा अल्फाज में होना चाहिए और सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। असलूब पेचीदा और पुरतकल्लफ ना हो, ये मजमून का ऐब है। कहते हैं जो तरीका होता है मजमून का, वो बिल्कुल मुश्किल नहीं होना चाहिए, बल्कि मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करना, पेचीदा अल्फाज इस्तेमाल करना, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना, ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करना मजमून में जिससे पढ़ने वाले को दिक्कत आ जाए, इस चीज़ को मजमून का ऐब कहा जाता है। यानी मजमून सादा ज़ुबान और सादा अल्फाज में लिखना चाहिए और मुश्किल अल्फाज से परहेज़ करना चाहिए। मजमून निगारी में मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करना, पेचीदा ज़ुबान का इस्तेमाल करना मजमून निगारी का ऐब कहलाता है बकौल सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के मुताबिक अगर हम मजमून में मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि ये मजमून का ऐब होता है कि अगर हम मजमून में मुश्किल ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। पहली बात। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है मजमून के अल्फाज में दिलकशी और दिलचस्पी बरकरार रहे। जब हम मजमून लिखते हैं तो इस तरह लिखें कि अल्फाज जो होते हैं मजमून के वो बिल्कुल दिलचस्प अल्फाज हो, उनको पढ़ने में इंसान को लुत्फ़ आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। जब हम अल्फाज लिखते हैं इस तरह के अल्फाज हमने मजमून निगारी में इस्तेमाल करने होते हैं, बजाय कि हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिस तरह ऊपर लिखा गया है पेचीदा और पुरतकल्लुफ़ अल्फाज। नहीं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने हैं, बल्कि मजमून निगारी में हमने दिलकश और दिलचस्प अल्फाज, जब हम मजमून पढ़ते हैं, मजमून पढ़ने के साथ साथ एक तो हमारी मालूमात में इजाफा हो रहा है, दूसरा हमें लुत्फ़ भी हासिल होना चाहिए कि कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इस मजमून में। ये दूसरा तरीका सर सैयद अहमद खान ने बताया है मजमून निगारी का। और तीसरा तरीका क्या बताया है? तीसरा तरीका बताया है मजमून में जो भी ख्यालात पेश किए जाएं, हाँ, वो इस तरह मरबूत हो जिस तरह जंजीरों की कड़ियाँ एक दूसरे के साथ मरबूत रहती हैं। यानी तसलसल होना चाहिए मजमून में। अगर हम मजमून में बहुत सारे पैराग्राफ लिखते हैं, बहुत सारे इक़्तिबासात लिखते हैं हम मजमून पर, जो भी हम ख्यालात पेश कर रहे हैं, जो भी हम बात मौजू पर कहना चाहते हैं, उन बातों में मरबूत से मुतल्लिक राबिता होना चाहिए। एक टॉपिक को हम एक पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ और तीसरे पैराग्राफ में एक राबिता होना चाहिए, हम रबत होना चाहिए, तसलसल होना चाहिए। मतलब एक का वास्ता दूसरे से होना चाहिए और दूसरी का वास्ता तीसरे से होना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए जो मजमून निगारी है। ये मजमून निगारी का तीसरा उसूल बताया। कहते हैं जिस तरह जंजीर की कड़ियाँ होती हैं, जब हम एक जंजीर लेते हैं, उस जंजीर में जो कड़ियाँ होती हैं, उन कड़ियों को एक दूसरे के साथ राबिता होता है, तभी वो जंजीर मजबूत होती है। इसी तरह कहते हैं जिस तरह मजमून होता है, जिस तरह जंजीर की कड़ियाँ होती हैं, इस तरह मजमून के बहुत सारे जो ख्यालात होते हैं, पहला ख्याल, दूसरा ख्याल, तीसरा ख्याल, चौथा ख्याल, पाँचवा ख्याल, ये भी इसी तरह एक दूसरे पर मुनहसर होनी चाहिए। इसे हम मजमून निगारी का तरीका बताते हैं। ये तीसरा तरीका बताया था सर सैयद अहमद खान ने। अब आइए देखते हैं मजमून निगारी के अज्ज़ाए तरकीबी। हम मजमून जब लिखते हैं तो मजमून लिखते वक्त हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और मजमून किस तरह लिखते हैं, ऐसे राइटिंग किस तरह करते हैं, ये तरीका आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इसे हम कहते हैं मजमून निगारी के अज्ज़ाए तरकीबी। और मजमून निगारी जो है, मजमून को आम तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। यानी मजमून के 3 हिस्से होते हैं। जो सबसे पहला हिस्सा होता है जिसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, और इसे हम उर्दू में तमहीद कहते हैं, या हम इसे उर्दू में आगाज़ भी कह सकते हैं। तमहीद, आगाज़ और इंट्रोडक्शन, ये मजमून का पहला हिस्सा होता है। मजमून के पहले हिस्से में क्या होता है? इसमें मजमून का तारुफ किया जाता है, मजमून से मुताल्लिक तारीफ़ की जाती है। अगर अच्छा हमने इल्म के फ़ायदे लिखना है, इल्म के फ़ायदे में हम सबसे पहले बता रहे हैं इल्म क्या चीज़ है, इल्म का तारुफ पेश कर रहे हैं, इल्म के बारे में कुछ बातें आपको बताते हैं। इसे हम कहते हैं तमहीद या आगाज़, या हम इसे इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। ये था मजमून निगारी का पहला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा जो होता है मजमून निगारी का,
जिसे हम कहते हैं नफ्स मजमून, या जिसे हम बतन कहते हैं, या इंग्लिश में इसे बॉडी कहते हैं। जो मजमून होता है इसमें हम तफसीलन इसकी मालूमात पेश कर रहे हैं। जो कुछ हमारे पास मालूमात होती हैं उन्वान से मुतालिक, जिस उन्वान पर हम मजमून लिख रहे हैं, सबसे पहले हमने उसकी इंट्रोडक्शन दी। अब जो दूसरा हिस्सा होता है असल में यही मजमून होता है, ये मजमून का अहम तरीन हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें तफसीलात से जितनी भी मालूमात होती हैं इसमें हम तफसीलात से पेश करते हैं इसकी बॉडी में। अगरचे हम इल्म के फ़ायदे में बात कर रहे हैं, पहले हमने इल्म से मुतालिक इंट्रोडक्शन दी, अब हम इल्म के फ़ायदे जो हैं इसको हम पेश करने जा रहे हैं अपने इस मज़मून के दूसरे हिस्से में। और ये हिस्सा बॉडी कहलाता है। और सबसे जो बड़ा हिस्सा होता है मज़मून का वो नफ्स मज़मून ही होता है, या मज़मून का बतन होता है, या जिसे मज़मून की बॉडी कहते हैं। ये मज़मून का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और इस हिस्से में तफसील के साथ मालूमात पेश की जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही पैराग्राफ हो, 2 पैराग्राफ हो, ये 2-4 पैराग्राफ पर मुश्तमिल हो सकता है, लेकिन तफसीलात से जो मालूमात हमने जमा करी हुई होती हैं किसी मौजू पर, वो हम नफ्स मज़मून में पेश करते हैं। ये मज़मून का दूसरा हिस्सा होता है। और अब मज़मून का जो आखिरी हिस्सा होता है जिसे हम खातिमा कहते हैं या इख्तिताम कहते हैं, या इसे हम इंग्लिश में कंक्लूजन कहते हैं। तो क्या लिखा है कंक्लूजन के बारे में? कंक्लूजन के बारे में ये कहा गया है, इख्तिताम या खातिमा मज़मून निगारी का आखिरी हिस्सा होता है। हाँ, ये मज़मून का आखिरी हिस्सा होता है। मज़मून के इस हिस्से में मज़मून निगार को मज़मून में शामिल किए गए तमाम पहलुओं और नुक्तों को कम से कम अल्फाज में समेटते हुए मज़मून का हासिल कलाम बयान करना चाहिए। जो कुछ हम इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं, जो कुछ हम बतन में लिख रहे हैं, बॉडी में लिख रहे हैं, नफ्स मज़मून में लिख रहे हैं, उससे हमने एक निचोड़ हासिल करना है। उस पूरे मज़मून से हमने कुछ ख़ास बातें जो पेश करनी हैं उसे कंक्लूजन में पेश करते हैं और कंक्लूड करते हैं, ख़ातिमा करते हैं, इख्तिताम करते हैं अपने मज़मून का इस हिस्से में। ये मज़मून का आखिरी हिस्सा होता है और इस हिस्से में हम मज़मून का निचोड़ पेश करते हैं, कंक्लूड करते हैं अपने मज़मून को, और मज़मून का निचोड़ इस हिस्से में पेश किया जाता है। इस तरह से हमारा जो मज़मून निगारी का जो उन्वान था, मज़मून निगारी का जो टॉपिक था, इस तरह से हम मज़मून निगारी का टॉपिक कंक्लूड करते हैं। और हमारा जो मज़मून लिखने का तरीका था, मज़मून लिखने का तरीका बिल्कुल यही है कि मज़मून में 3 हिस्से हम बनाते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन का हिस्सा बनाते हैं, तमहीद का हिस्सा कहलाता है, दूसरा नफ्स मज़मून या कि बतन इसे कहते हैं, तीसरा खातिमा या इख्तिताम वाला हिस्सा होता है। ये मज़मून के 3 हिस्से होते हैं और इन 3 हिस्सों पर मज़मून मुश्तमिल होता है। मुझे उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में इसके 8 मार्क्स होते हैं या 10 मार्क्स होते हैं। मुझे उम्मीद है आप ये तरीका फ़ॉलो करके, जो तरीका आपको बताया गया है इस वीडियो में, ये तरीका फ़ॉलो करके आप एग्ज़ाम में अपना मज़मून लिखोगे। उम्मीद है आप बराबर मार्क्स हासिल करोगे और आपका कंटेंट भी सही होना चाहिए। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। शुक्रिया।